जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 8 जो कि बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दोस्तों किरण पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय का 1 से लेकर 7 तक जो मॉडल सेट है वो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 8 जो कि बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह क्लास जो होगा दोस्तों महाविश्लेषण क्लास होगा, यानी कि एक प्रश्न पर आपको कम से कम 5 से 10 प्रश्न का आनंद आने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा जिससे आपको PDF प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो खेल है दोस्तों स्क्वैश खिलाड़ी हैं। स्क्वैश खिलाड़ी हैं दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिनप्पा, ये सब स्क्वैश खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में चिनप्पा के साथ दीपिका पल्लिकल और कार्तिकेय ने स्क्वैश के महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता था। ये भी हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। ये जोड़ी जो है 2018 के गोल्ड कोस्ट में रजत पदक जीती थी। कौन कौन दोस्तों? दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिनप्पा, ये दोनों स्क्वैश खिलाड़ी हैं, याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है WTO का पूरा नाम क्या है? WTO का पूरा नाम जो है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का पूरा नाम है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। बात करें दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट का स्थान पर इसे लाने के लिए इसकी स्थापना 1995 में की गई। गेट की स्थापना 1995 में की गई। वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 1 जनवरी 1995 को गेट का नाम बदलकर WTO कर दिया गया। यह भी हम लोगों को याद रखना है। और इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, यह भी हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? तो सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय कौन लेता है दोस्तों? तो यह हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है दोस्तों, इसीलिए वह सूर्य का जो चक्कर लगाता है सबसे अधिक दिनों में लगाता है। और सूर्य का चक्कर सबसे कम दिनों में लगाता है बुध। कौन लगाता है दोस्तों? बुध। बात करें सूरज के चारों अंग एक चक्र को पूरा करने के लिए पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। और बात करें जबकि शुक्र को 224.7 दिन जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, ठीक है। अगला बात करें दोस्तों 4th नंबर प्रश्न की बात करें। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन या सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, ये भी हम लोगों को याद रखना है। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। शिक्षक दिवस 1962 से भारत में 5 सितंबर से मनाया जाता है। शिक्षक दिवस की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर उनके जन्मदिवस के अवसर पर टीचर्स डे मनाया जाता है दोस्तों। ये भारत के राष्ट्रपति जो रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति रहे थे। बात करें 1952 से लेकर 1962 तक ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे थे। 1952 से लेकर 62 तक जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बाद में यह सेकेंड राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में 1962 से 67 तक जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल होता है। और इन्हीं के याद में शिक्षकों को देश में सबसे अच्छा दिमाग होना चाहिए, ये कहा था उन्होंने। उनका मानना था कि शिक्षकों को देश में सबसे अच्छा दिमाग होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का कथन था दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत के लड़ाई जो थी वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी और ये लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526। जी हाँ दोस्तों 1526, 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। इस युद्ध ने लोदी राजवंश को अंत कर दिया और भारत में मुगल राजवंश की शुरुआत कर दी। बाबर ने मुगल वंश की शुरुआत की, उसके बाद उसका बेटा हुमायूं हुआ, उसके बाद उसका बेटा अकबर हुआ, उसके बाद उसका बेटा जहांगीर हुआ। इस तरह से उनका क्रम बढ़ता चला गया दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है किसने भारत की पहली स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था? तो भारत की जो पहली फिल्म थी दोस्तों, भारत की पहली मुख्य फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र।
इसका जो है निर्माण किसने किया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका निर्माण दादा साहेब फाल्के द्वारा किया गया था राजा हरिश्चंद्र फिल्म को। जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनी थी दोस्तों 1913 में बनी थी और 1913 में ही लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की भी स्थापना की थी, ये भी हम लोगों को याद रखना है। बात करें दोस्तों दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित और निर्मित भारतीय मुख्य फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में निर्मित हुई थी। इसे अक्सर पहली पूर्ण भारतीय फीचर फिल्म भी माना जाता है। यह रामायण और महाभारत में वर्णित हरिश्चंद्र की कथा पर आधारित था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की। तो भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। चलते हैं इसके विश्लेषण के बारे में। तो राष्ट्रगीत राष्ट्रगान की बात करें दोस्तों, राष्ट्रगान जन गण मन जो है इसके मूल रूप से कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में भारतो भाग्य विधाता के रूप में लिखा गया था। भारतो भाग्य विधाता के नाम से लिखा गया था। टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला माई गोल्डन बंगाल भी लिखा था। ठीक है दोस्तों, यह गीत 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के दौरान लिखा गया था, यह भी हम लोगों को याद रखना है। बंगाल जब विभाजन हो रहा था तभी यह गीत लिखा गया था अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था 1905 में, यह भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित था, यह भी हम लोगों को याद रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। 8 नंबर प्रश्न है तमाशा कहाँ का सामाजिक क्षेत्रीय लोक नृत्य है। तो तमाशा कहाँ का है दोस्तों, तो तमाशा महाराष्ट्र का है। तमाशा कहाँ का क्षेत्र लोक मंच है, तो तमाशा कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का, ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं बात करें दोस्तों, तमाशा महाराष्ट्र का हो गया। और उसके बाद बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। 9 नंबर प्रश्न है डैश त्रिपुरा की राजधानी है। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है दोस्तों। गुवाहाटी के बाद यह नगरपालिका क्षेत्र और आबादी दोनों में उत्तर पूर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगरतला होओरा नदी के तट पर बांग्लादेश की सीमा के पास स्थित है। त्रिपुरा जो है दोस्तों 3 और बांग्लादेश से घिरा है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न है यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य जो हैं दोस्तों ये 5 हैं। अस्थायी सदस्य 5 हैं, याद रखेंगे। अफवाह AFWA यानी कि अमेरिका, फ्रांस, उसके बाद सॉरी दोस्तों अफवाह ट्रिक इसका नहीं होगा। ठीक है, 10वां नंबर देखते हैं दोस्तों यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, कुल सदस्यों की बात करें दोस्तों तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। भारत जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। 10 नंबर के बाद चले दोस्तों 11वें नंबर प्रश्न की ओर। 11वां नंबर प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु सीमा 1.5 वर्ष निर्धारित की गई है। तो भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी वर्ष, 18 वर्ष निर्धारित की गई है। बात करें दोस्तों कि 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा वोट गिराने की आयु जो है 21 से घटाकर 18 कर दी गई, ये भी हम लोगों को याद रखना है। तो कितने वर्ष, तो 18 वर्ष की अगर आयु आपकी पूरी हो चुकी है तो आप मतदान कर सकते हैं, आपको वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनाना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था। तो आदिवासी महासभा का गठन जो हुआ था दोस्तों ये 1938 में हुआ था। आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ था, ये हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मदरलैंड नामक अखबार का प्रारंभ किसने किया था। तो मदरलैंड नामक अखबार के मजरूल हक द्वारा यह अखबार प्रारंभ किया गया था। मदरलैंड अखबार के जो नायक हैं, मालिक हैं दोस्तों, मजरूल हक थे। मजरूल हक की बात करें दोस्तों, मजरूल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम में मदरलैंड का प्रकाशन किया था। तो मजरूल हक महात्मा गांधी के ही साथ रहते थे दोस्तों, इन्होंने ही सदाकत आश्रम में मदरलैंड नामक प्रकाशन किया था एक अखबार का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो कि बिहार के थे दोस्तों। 15वां नंबर प्रश्न है पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। तो पहला कठपुतली मुगल सम्राट जहांदार शाह था। कौन था दोस्तों, जहांदार शाह था।
जहांदार खान जो था एक मुगल सम्राट था जिसका शासनकाल 1712 से 13 तक इसका शासनकाल रहा था दोस्तों। यह एक कुटपुतली सम्राट था, लोग इसे लंपट मूर्ख भी कहते थे। जहांदार शाह का उपनाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बात करें जहांदार खान के लाल कुंवर नामक वेश्या से शादी की तथा उसे शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया, इसलिए इसे कठपुतली कहा गया है। ठीक है, तो जहांदार शाह का और क्या नाम है दोस्तों? लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां क्या बजाते थे? प्रसिद्ध उस्ताद बिंदा खां कौन सा वाद्य यंत्र को बजाते थे? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये सारंगी बजाने में काफी जो है प्रसिद्धि इनको हासिल थी। बिंदा खां 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान सबसे उत्कृष्ट सारंगी वादक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और एडिटोरिया का न्यू बुक का करंट अफेयर का सीरीज भी चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो वह हो जाएगा बहुकारक का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18वां नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमिश्नर अधिकारी होता है? तो भारतीय नौसेना का जो सर्वोच्च पद होता है दोस्तों वह क्या हो जाएगा? एडमिरल। भारतीय नौसेना का सर्वोच्च पद एडमिरल हो जाएगा। ठीक है, वहीं भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद जनरल हो जाता है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। अब भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च पद जो होता है एयर चीफ मार्शल होता है, ये भी हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19वां नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में कौन सा सही है? तो 11 सूत्री जो मांग किया गया था महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले, ये इसमें से कौन सा सही, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसमें जो सही है इसको देखना है। तो इसमें देख सकते हैं, ऑप्शन नीचे पहले कर लेते हैं। ऑप्शन जो है यह है भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये सही था। भू राजस्व में 50% की कमी करने की बात कह रही थे महात्मा गांधी, जिनको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद बात करें तीसरा जो है राजनीतिक कैदियों की रिहा करना, ये मांग था। दो मांग था दोस्तों कि भू राजस्व को 50% से कम किया जाए और राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए, तब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों ये 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 20वां नंबर प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा 21 जून। 21 जून जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, ये भी हम लोगों को याद रखना है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होता है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देख सकते हैं तंजानिया का क्या हो जाएगा? डोडोमा। केन्या की बात करें तो कन्या का नैरोबी हो जाएगा, केन्या का क्या हो जाएगा? नैरोबी। वहीं नामीबिया की बात करें तो नामीबिया का क्या हो जाएगा? विडहोएक। वहीं मोरक्को का क्या हो जाएगा? तो मोरक्को का हो जाएगा रबात। मोरक्को का क्या हो जाएगा दोस्तों? रबात हो जाएगा। तो इस तरह से आप मिला लें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 22वां नंबर प्रश्न की, तो यह निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन में 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? यानी कि बंगाल विभाजन का जो विरोध का नेतृत्व किया था, यह किसने किया था दोस्तों? तो इसका जो नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन के जो हुआ था, यह कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इन्हीं के विरोध में आंदोलन किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्बसन किस मेघ को दर्शाता है? निब्स किस मेघ को दर्शाता है? तो ये किस मेघ को दर्शाता है दोस्तों? तो यह वर्षा मेघ को दर्शाता है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। 24 नंबर प्रश्न, कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। कनाडियन पैसिफिक रेलवे कहां से कहां चलती है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये चलता है बेकाबूर से हेलीफैक्स तक कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए
एक क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो ये घोषणा करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? ये घोषणा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है दोस्तों, वह अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। वहीं 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। यह भी हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित कौन सी किताब इसमें नहीं है दोस्तों? तो यह द गोल्डन बर्ड जो है यह सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है, जबकि द ब्रेकन विक सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी है। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड ये भी सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित है। द बर्ड ऑफ टाइम ये भी सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता कौन है, इसमें ढूंढना है दोस्तों। मिश्रित खेती का जो प्रमुख विशेषता है ये क्या हो जाएगा? तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ लेना, यानी कि कृषि और पशुपालन अगर एक साथ करते हैं तो यह मिश्रित कृषि कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित किया जाता है? तो ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में। बहिनी दरबार जो है समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं को के लिए प्रकाशित किया जाता है मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 30वां नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ संकलित करने वाले गुरु कौन थे दोस्तों? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो थे सिख गुरु ऐसे थे जो आदि ग्रंथ के संकलित किया था। आदि ग्रंथ जो कि सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है, इसे गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु ने बनाया था। और बात करें कि स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण गुरु अर्जुन देव ने ही करवाया था। ये 5वें गुरु थे। ठीक है, 10वें गुरु कौन थे दोस्तों? 10वें गुरु कौन थे ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पहले गुरु गुरु नानक देव थे। तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलुव राजवंश की स्थापना नरसा नायक द्वारा की गई थी। तुलुव राजवंश की स्थापना नरसा नायक द्वारा की गई थी दोस्तों, ये भी हम लोगों को याद रखना है। 31 का जो हो जाएगा, तुलुव वंश विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश था। इस राजवंश का शासनकाल 1491 से 1570 तक था। तुलुव राजवंश के संस्थापक नरसा नायक थे दोस्तों। बात करें कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजवंश में तुलुव राजवंश आता है। ठीक है, यह राजवंश तेलुगु साहित्य का सुनहरा काल भी माना जाता है। इस वंश का मातृभाषा तुलु भाषा थी। क्या भाषा थी? यहाँ की तुलु भाषा थी। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद कासिम ने 712 ईस्वी में जो है अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर हमला किया गया। ठीक है, बात करें 17 वर्ष की उम्र में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी इलाकों पर हमला किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। बात करें सिंध और पंजाब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था इन्होंने आक्रमण करके, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसमें से उपवेद कौन सा नहीं है दोस्तों? तो योग वेद जो है उपवेद नहीं है, जबकि धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद ये सब जो है उपवेद है। ठीक है, यजुर्वेद का जो है उपवेद धनुर्वेद है। ठीक है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। ऋग्वेद का आयुर्वेद है, ऋग्वेद का जो है उपवेद आयुर्वेद है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किसमें से गुजरती है दोस्तों? तो ये कौन सा हो जाएगा? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा का ट्रिक है के बिक्स, के से कान्या, बी से ब्राजील, आई से इंडोनेशिया, जी से गोम्बिन, एस से सोमालिया, यू से युगांडा, के से कांगो गणराज्य, ई से इक्वाडोर। ठीक है, तो इस तरह से है के बिग सके। क्या है ट्रिक दोस्तों? भूमध्य रेखा का के बिग सके। अगर बोलिएगा तो एक स्पेशल वीडियो बना देंगे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा का। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न है, एक कुकी है, एक कुकी है, तो एक कुकी किसके बारे में बता रहा है दोस्तों? एक कुकी उपयोगकर्ता के वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारियां संग्रहित करता है। एक कुकी, ठीक है,
कंप्यूटर से संबंधित ये सवाल था दोस्तों। चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। इटिटिडिया करंट अफेयर का भी वीडियो आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो महिला साक्षरता दर है वह है 51.5%। महिला साक्षरता दर 51.5% है। वहीं बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80%। 61 अगर यहाँ 8% रहता है दोस्तों तो 61.8% जो है ये कुल है। टोटल अगर साक्षरता की बात करें बिहार की तो 61.8 हो जाएगा। वहीं महिला साक्षरता दर की बात करें तो 51.5% हो जाएगा। वहीं पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 71.2 हो जाएगा। 71.2 पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता की बात करें दोस्तों तो 51.5 है। और टोटल साक्षरता की बात करें तो 61.8 है टोटल साक्षरता। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। तीनों फैक्ट पूछा जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? तो विनिवेश आयोग से इसमें से कौन सा संबंधित हो जाएगा दोस्तों? जीवी रामकृष्णन। जीवी रामकृष्णन विनिवेश आयोग से संबंधित है। ये भी हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। विनिवेश आयोग की स्थापना 1996 में हुई थी। कब हुई थी? 1996 में हुई थी। ये भी हम लोगों को याद रखना है। 38 नंबर प्रश्न है कि केजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। केजाइल कुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उपरोक्त सभी में यानी कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान तीनों में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, केजाइल कुक रेगिस्तान कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान तीनों जगह है। 39 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो 39 का यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो वृक्षनुमा हो जाएगा, अपवाह तंत्र रखती है। 40 नंबर प्रश्न है कि गया में कांग्रेस अधिवेशन का महत्वपूर्ण विषय क्या था? तो गया में कांग्रेस अधिवेशन का जो महत्वपूर्ण ये विषय था दोस्तों यह था व्यक्तिगत सत्याग्रह। गया में जो कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन रखा गया था इसका कारण था क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1922 में यह अधिवेशन रखा गया था दोस्तों। 1922 में गया में आयोजित यह पहला अधिवेशन था। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की तो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। गया अधिवेशन, कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। यह अधिवेशन 1922 में हुआ था और इसमें महत्वपूर्ण विषय जो था व्यक्तिगत सत्याग्रह था। यह भी हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न है कि नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना में निम्न में से किसके लागू की गई है? तो नई प्रस्तावित है ये, तो ये किसको किसको लागू की गई है दोस्तों? तो प्याज और आलू को लागू की गई। नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना में किसके लिए लागू की गई है? तो प्याज और आलू के लिए लागू की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। मिलान करना है दोस्तों। 42 नंबर मिलान करना है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज पूछ रहा है 42 का, तो 42 देख लेते हैं। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। कहाँ है दोस्तों? तो ये इसका हापुड़ हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु विकास संस्थान जो है दोस्तों यह कहाँ हो जाएगा? तो ये नोएडा में हो जाएगा। यह कहाँ हो जाएगा? तो ये नोएडा में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं और सब क्या है दोस्तों। उसके बाद है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत कहाँ है? तो गोविंद बल्लभ पंत कहाँ हो जाएगा दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में है। कहाँ है? ये इलाहाबाद में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान कहाँ है? हरिश्चंद्र अनुसंधान की बात करें दोस्तों तो हरिश्चंद्र अनुसंधान उत्तर प्रदेश, हरिश्चंद्र अनुसंधान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। ये भी हम लोगों को याद रखना है। ये इलाहाबाद में हो जाएगा, यूपी इलाहाबाद में, यूपी इलाहाबाद में है। ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है? तो बिहार का यहाँ पर जो सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा दोस्तों यह होने वाला है किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। यहाँ पर ही बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में ही होती है। यह भी हम लोगों को याद रखना है। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपि, राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमण के मत के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं? तो 44 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों ये हो जाएगा कौन कौन? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इनका जो चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इज द
राइट आंसर। चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की बात करें। निम्न पर विचार करना है दोस्तों कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इस पर विचार करना है। तो 45 का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, यह क्या हो जाएगा, केवल 2, यानी कि मौलिक कर्तव्य। और इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। तो ये केवल 2 के बारे में बतला रहा है। निम्न पर विचार के मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य 11 हैं, मौलिक कर्तव्य 11 हैं, ये भी हम लोगों को याद रखना है। मौलिक अधिकार की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, तभी 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया दोस्तों। बात करें मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है, ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में आता है, ठीक है, ये भी हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 46 नंबर प्रश्न, केंद्र सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रहता है। तो केंद्र सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रहेगा दोस्तों, तो यह जो बना रहेगा यह 4 वर्ष या 65 वर्ष तक बना रहेगा। केंद्र सतर्कता आयुक्त 4 वर्ष या 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, यह भी हम लोगों को याद रखना है। 47 नंबर प्रश्न, थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य। थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो थट्टेकड़ जो पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा केरल में। थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य केरल में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो है 48 नंबर प्रश्न, 48 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है। तो कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां स्थान रखता है, तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला ब्राजील जो है विश्व में 5वें स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ब्राजील जो है सबसे बड़ा यहाँ पर स्थान रखता है। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। नहीं दोस्तों, 1/4 सदस्यों को यहाँ पर मनोनीत नहीं करता है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितना सदस्यों को, तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। बात करें सेकेंड ऑप्शन की, सेकेंड ऑप्शन है वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्यों विधानसभाओं के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, वह 2 नहीं 1 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसमें जो ऑप्शन होने वाला है दोस्तों कि दोनों का दोनों गलत है, दोनों का दोनों गलत है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों का दोनों गलत है। 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है, वहीं 1 एंग्लो इंडियन को मनोनयन करता है राज्यपाल। 50वें नंबर प्रश्न की बात करें, 50वां नंबर जो प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान किया गया है। तो 50 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, यह क्या हो जाएगा, अनुसूची 4 में। किसमें, अनुसूची 4 में। चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। 51 नंबर प्रश्न की बात करें तो 51 नंबर प्रश्न से आपको साइंस के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, जो टोटल 25 प्रश्न होंगे दोस्तों। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर दबा दे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, क्योंकि साइकिल और कारों में जो है बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है इसलिए कि पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ सके। पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ सके, इसीलिए साइकिलों में पहिया और धुरी का प्रयोग होता है। बॉल बेयरिंग का प्रयोग पहिए और धुरी के बीच स्पर्श प्रभावित क्षेत्र घट जाता है, और स्पर्श क्षेत्र के घटने से घर्षण बल भी कम लगता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 52 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। तो ये घनत्व प्रवणता को दर्शाने वाला कौन सा है दोस्तों, तो ये है पिक्नोकुलाइन, पिक्नोकुलाइन, ठीक है। चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न है SMPS, SMPS का विस्तार रूप क्या है। तो SMPS का जो यहाँ पर विस्तार रूप होने वाला है दोस्तों, यह है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई यह कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई इसका पूर्ण रूप है। 54 नंबर प्रश्न है, एक गलत थर्मामीटर पर बर्फ का गलनांक 5 डिग्री सेल्सियस है और जल का क्वथनांक 95 डिग्री सेल्सियस है। यदि यह थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 59 डिग्री सेल्सियस ज्ञात करता है तो वस्तु का सही ताप क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वस्तु का सही ताप होगा दोस्तों, यह हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस। इसको थोड़ा बनाना है दोस्तों, PDF दे दिया जाएगा, वहाँ आप देख लीजिएगा, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धवायु 10 दिन में है, इसका अभिप्राय क्या है। तो इसका जो अभिप्राय है दोस्तों, यह है पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाता है। पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाता है। यह 55 का 3 याद रखना है। 56 नंबर प्रश्न है, 1 आउंस बराबर होता है। 1 आउंस बराबर क्या होता है। तो 1 आउंस बराबर 28.35 ग्राम होता है। 1 आउंस बराबर 28.35 ग्राम होता है। 57 नंबर प्रश्न है,
अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अतिचालक का यहाँ पर लक्षण क्या हो जाएगा? शून्य परागैमता। अतिचालक का लक्षण है शून्य परागैमता, ये भी हम लोगों को याद रखना है। 58 नंबर प्रश्न है अधिकरण और कारक। अधिकरण पहले पढ़ते हैं। अधिकरण ए में लिखा है भारत में विद्युत वितरण कंपनियों विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटा में करती है, तो ये सही है दोस्तों। दूसरा है आर। कारण जो है भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। भारत में विद्युत जो है ये 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ये सही है, परंतु आर गलत। ये जो है ये 60 पर नहीं होगा दोस्तों, 60 पर ये नहीं होने वाला है। यहाँ जो है 50 हर्ट्ज पर होती है। क्या होती है? 50 हर्ट्ज पर यहाँ पर विद्युत गणना आवृत्ति काम करती है, तो ये तो सही हो जाएगा, यानी कि अधिकरण तो सही है, लेकिन कारण यहाँ पर सही नहीं होगा दोस्तों। यहाँ 50 रहता तो यह सही हो जाता, 50 हर्ट्ज आवृत्ति का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा दोस्तों। ये सही है, परंतु आर गलत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। 59 नंबर प्रश्न है 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति क्या है? बल्ब की यहाँ पर शक्ति पूछ रहा है दोस्तों, तो वोल्ट लिखेंगे 200 वोल्ट, 220 वोल्ट। एम्पियर जो है 0.5 एम्पियर है। शक्ति बराबर P इंटू आई, V इंटू आई। शक्ति बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है दोस्तों। तो ये क्या करेंगे कि 220 वोल्ट गुना 0.5 एम्पियर करेंगे, गुना करने के बाद 110 वाट हमें प्राप्त होगा, 110 वाट प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होता है कि शक्ति बराबर P बराबर V इंटू आई होता है, वोल्टेज गुना आई यानी कि धारा, वोल्टेज गुना धारा। तो 220 वोल्ट गुना कर देंगे 0.5 एम्पियर, तो 100 वाट हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने लगी तो हथौड़े की आवाज़ को सुनता है, तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण होने वाला है दोस्तों यह क्या है? इसका कारण है कि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। ध्वनि का वेग जो है ठोस में अधिक होता है, वायु में कम होता है। ये हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए, यदि रेफ्रिजरेटर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलक बुरी तरह प्रभावित होता है। ये दोस्तों सही बात है। कारण देखते हैं, बर्फ एक दुर्बल चालक है। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ये भी आपको सही हो जाएगा दोस्तों। ए सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर। 62 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों। जब 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? तो बनने वाले जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है दोस्तों वह क्या हो जाती है? तो 62 का सही आंसर क्या होने वाला है? अनंत हो जाएगी। जब 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। ठीक है, तो 4 इज द राइट आंसर। 63 नंबर प्रश्न बात करें। एक लड़का जूते पहने हुए है, उसका प्रत्येक जूता जमीन के साथ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र के संपर्क में आता है। तब जब यह दोनों पैरों को जमीन पर रखता है तो 9000 न्यूटन मीटर स्क्वायर का दाब उत्पन्न करता है। तो शरीर का द्रव्यमान कितना है? तो शरीर का यहाँ पर द्रव्यमान पूछ रहा है दोस्तों। तो 63 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है उसको देख लेते हैं। 63 का आंसर जो हो जाएगा 36 किलोग्राम। क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 किलोग्राम इज द राइट आंसर। आपको न्यूमेरिकल का PDF दे दिया जाएगा, वहाँ से आप बना लीजिएगा। कई बार जो है बिहार सचिवालय में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो आप न्यूमेरिकल को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा दोस्तों। 64 नंबर प्रश्न है। परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है। तो परा उच्च विद्युत की तरंगें किसमें संचारित की जाती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती है। अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती है। 65 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, किस श्रेणी का है? तो ये किस श्रेणी का है दोस्तों? तो ये द्वितीयक श्रेणी का है। क्या है दोस्तों? द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक के बारे में ये दिया हुआ है। बात करें 66 नंबर प्रश्न की। निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित यहाँ पर ढूंढना है दोस्तों। तो सही सुमेलित जो है ओजोन रिक्त का चर्म कैंसर। ओजोन अगर कम होता है तो चर्म कैंसर होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज द
राइट आंसर यही सुमेलित है। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है? या वायु या अंधेरे में अगर रखेंगे इसको तो यह स्वतः दीप्त हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। क्या हो जाएगा? श्वेत फास्फोरस। चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की ओर। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल क्या है? तो हरी खाद के लिए जो सबसे उपयुक्त फसल होगा दोस्तों यह हो जाएगा सनई। सनई जो है हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 69 नंबर प्रश्न है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों एनिमल का चारकोल। एनिमल का चारकोल कच्ची चीनी के रंग को विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल का चारकोल, जानवरों का चारकोल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 70 नंबर प्रश्न है, वायु भरने गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह क्या है? तो क्योंकि यह जो है क्या है दोस्तों, यह जो है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इसीलिए इसे प्राथमिकता दी जाती है। 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल होने। 71 नंबर प्रश्न है, ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन जो है यह कार्बन का नैनो प्रतिकी रूप है। ग्रेफीन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अनुग्राम ऑक्सीजन अधिगम्य में जलकर 290 केजी ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो 72 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? 580 केजी। न्यूमेरिकल का जो है दोस्तों PDF दे दिया जाएगा, आप PDF से सॉल्व कर लीजिएगा। 73 नंबर प्रश्न है कि एंजॉज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन का। एंजॉज जो है विश्व के प्रथम किस क्लोन का नाम है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो होगा ऊँट का क्लोन का नाम, ऊँट के विश्व के प्रथम क्लोन का नाम इंजोज है। क्या है? इंजोज। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 74 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी क्रिया स्वतः वाष्पन है? तो कौन सी क्रिया स्वतः वाष्पन है दोस्तों? तो यह क्या हो जाएगी? ऊष्मा शोषक क्रिया। ऊष्मा शोषक क्रिया जो है स्वतः वाष्पन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 75 नंबर प्रश्न, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह क्या होता है? तो वह रीछ होता है। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह रीछ होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अभी किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 8 देखा। ठीक है, किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 8 देखा। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर अगर 7 तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है दोस्तों। तो बिहार सचिवालय का एग्जाम जल्द ही होने वाला है दोस्तों, तो जितना हो सके प्लेलिस्ट पर आप आकर देख सकते हैं। बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेट में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।